हेलो फ्रेंड, कुलदीप सर के नाम से यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो की अगली कड़ी में एक नया वीडियो हम लेके आए हैं आपके सामने, जो कि हिमेटोलॉजी से रिलेशन रखता है। बहुत ही जानदार शानदार टॉपिक रहने वाला है और टॉपिक का नाम है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक रहता है। हिमेटोलॉजिकल सिस्टम यानी कि ब्लड से रिलेशन रखता है। ये टॉपिक आपका जो है ये ब्लड से रिलेशन रखता है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या होता है आयरन, आयरन क्या है और अगर इसकी कमी हो जाए तो उससे क्या क्या होता है, एनीमिया क्या है, और अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ तो उसके साइन सिम्टम क्या क्या होंगे, इसके कारण क्या होते हैं, बॉडी में आयरन जो है ये आता कहाँ से है और आता है तो ये बॉडी में रहता कैसे है, कहाँ इसका स्टोरेज होता है, कहाँ इसको जो है संभाल के रखा जाता है, कहाँ इसका ट्रांसफ़र होता है, कैसे कैसे ये बॉडी में काम करता है, और ये सारी की सारी बातें पढ़ेंगे। और अगर बॉडी में आयरन की कमी हो जाए तो इसका डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है कि आयरन कम हो चुका है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया है, इस बात का पता कैसे लगाया जा सकता है। ये सारी की सारी बात हम पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में। और हमारा लेक्चर का नाम है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इससे पहले, क्लास को शुरू करने से पहले क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जो हर वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके साथ साथ मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दिया था पिछले लेक्चर्स में भी, और दोबारा से बता दूं कि बाबा फरीद के लिए जो अपकमिंग वैकेंसी है उसके लिए 6 जून से एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया जा रहा है। 6 जून से ऑनलाइन कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम पूरा का पूरा जो है बाबा फरीद से रिलेटेड सिलेबस जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िएगा और चलते हैं, शुरू करते हैं हम क्लास को। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो हम बात करते हैं क्या होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो क्या होता है, तो ये जो है अगर हमारी बॉडी में क्या हो जाए, आयरन की कमी हो जाए, आयरन यानी कि आयरन की डेफिशिएंसी यानी कि कमी, अगर क्या हो जाए आयरन की डेफिशिएंसी यानी कि कमी, और एनीमिया, एनीमिया का मतलब होता है डिक्रीज आरबीसी काउंट इन बॉडी, दैट्स may result that's may resulting to difficulty in breathing, difficulty in breathing। कि एनीमिया क्या होता है, तो बॉडी में आरबीसी के काउंट का कम होना, और आरबीसी के काउंट के कम होने की वजह से, उसकी वजह से क्या होता है, पर्सन को डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, उसको हम बोलते हैं एनीमिया। तो अगर आयरन की कमी होने की वजह से ऐसा हो रहा है तो उसको हमने क्या बोला, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है ये कैसा एनीमिया है, तो ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया है। कौन से टाइप का एनीमिया रहता है, ये रहता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया का टाइप रहता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया का टाइप रहता है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी बॉडी में आयरन है, अगर आयरन की कमी हुई तो उसकी वजह से जो है क्या क्या आगे जाके प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इससे रिलेटेड आपको कुछ वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिनके बारे में अगर डिस्कस करें तो आपको पूछा जा सकता है कि मोस्ट कॉमन टाइप का एनीमिया कौन सा है। अगर आपको बोले कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया, मोस्ट कॉमन टाइप का एनीमिया कौन है, तो आपने बोलना है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर आपको बोले मोस्ट कॉमन अगर आपको बोल दिया जाए मोस्ट कॉमन
टाइप ऑफ एनीमिया इन इंडिया, तो भी आपने बोल देना है कौन, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसके अलावा अगर आपको बोल दिया जाए कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया मिया सीन इन फीमेल इन इंडिया, तो भी आप बोल देंगे क्या, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। या आपको पूछ लिया जाए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया इन मेंस्ट्रुएटिंग लेडी, तो भी आप क्या बोल देंगे, तो आप बोल देंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके साथ साथ आपको एक तो आपको पूछ लिया गया कि मोस्ट कॉमन एनीमिया इन इंडिया, या मोस्ट कॉमन एनीमिया, या मोस्ट कॉमन एनीमिया इन फीमेल इंडिया, या मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया इन मेंस्ट्रुएटिंग लेडी। तो ये तो सारे के सारे आपने बोला क्या, आपने बोल दिया कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। पर इसके साथ साथ आपको एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, तो आपको पूछा जा सकता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया सीन इन चिल्ड्रन। आपको पूछा जा सकता है कि बच्चों में मोस्ट कॉमन टाइप का एनीमिया कौन सा होता है, तो उसका आंसर क्या रहेगा, तो इसका आंसर आपने बता देना है वो कौन होगा, तो हीमोलाइटिक एनीमिया। क्या, हीमोलाइटिक एनीमिया। अगर आपको बच्चों में पूछ लिया जाए मोस्ट कॉमन टाइप का एनीमिया, तो आपने बताना है हीमोलाइटिक एनीमिया, और इसमें आप कह सकते हैं बीटा थैलेसीमिया। क्या, बीटा थैलेसीमिया। तो ये बच्चों में देखने वाला मोस्ट कॉमन एनीमिया रहता है। अडल्ट के अंदर या मेंस्ट्रुएटिंग लेडी की अगर बात की जाए तो वहाँ कौन होगा, वहाँ होगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। वहाँ क्या रहेगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब हम बात करते हैं कि जो आयरन है इसका हमारे ब्लड के अंदर नॉर्मल लेवल कितना होता है, कि हमारे ब्लड में कितना नॉर्मल लेवल रहता है आयरन का, और आयरन जो है वो कहाँ कहाँ से कौन कौन सी फॉर्म के अंदर होता है। तो अब बात करते हैं आयरन के बारे में। तो नॉर्मल लेवल कितना होता है आयरन का, नॉर्मल लेवल ऑफ आयरन इन ब्लड, ब्लड में नॉर्मल लेवल कितना होता है, तो ब्लड में 3 to 5 ग्राम। कितना, अगर आपको पूछ लिया जाए कि ब्लड के अंदर नॉर्मल लेवल कितना होता है आयरन का, तो आपने बता देना है 3 से 5 ग्राम जो है वो नॉर्मल लेवल रहता है ब्लड के अंदर। अब ये जो आयरन है, ये आयरन दो फॉर्म के अंदर होता है। आयरन जो है ये दो फॉर्म के अंदर होता है। हमारे ब्लड के अंदर जो आयरन पाया जाएगा वो आपको दो फॉर्म के अंदर मिलता है। दो फॉर्म कौन कौन सी, एक तो होगा फंक्शनल फॉर्म के अंदर, और एक होता है स्टोरेज फॉर्म के अंदर। कौन सी, तो दो फॉर्म होंगी। एक फॉर्म तो होगा फंक्शनल फॉर्म, एक फॉर्म तो है फंक्शनल फॉर्म, और दूसरी है स्टोरेज फॉर्म। फंक्शनल फॉर्म और स्टोरेज फॉर्म। और इन दोनों में से अगर मान लीजिए हम जो है इसको अगर 100% मान के चलें, तो इस 100% में से 80% जो है वो तो कौन होता है, वो तो होता है फंक्शनल, और जो 20% रहता है वो होता है स्टोरेज फॉर्म। 20% स्टोरेज फॉर्म है, 80% फंक्शनल फॉर्म है। और ये जो हमारा फंक्शनल फॉर्म जो है इसके फर्दर जो है ये अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड रहता है। और वो फर्दर टाइप्स कौन कौन से हैं, तो जो है एक होता है हीमोग्लोबिन फॉर्म के अंदर, एक होता है आपका हीमोग्लोबिन फॉर्म जो कि मैक्सिमम पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन यानी कि आप कह सकते हैं कि इसका जो है हीम पार्ट जो है, और ये कितना होता है, ये होता है 80%।
इसके अलावा वहीं अगर बात करें तो जो है मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन जो मसल्स के अंदर है, मसल्स में भी पाया जाता है, और वो कितना है, तो ये है 5%। और इसके साथ साथ जो है कुछ जो है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम, जो एंजाइम्स वगैरह के द्वारा काम में लिया जाता है ना, जो क्या करते हैं, यूज बाई एंजाइम, जो एंजाइम के द्वारा काम में लिया जाता है। और ये कहाँ होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये भी कितना, तो ये भी लगभग जो है 5% या उससे भी कम रहता है। ये 80 to 90% की रेंज के अंदर देखने को मिलता है, 80 to 90%। तो फंक्शनल फॉर्म हमारी 3 हो गई। और फंक्शनल फॉर्म में हमने कहा एक तो हीमोग्लोबिन जो सबसे ज़्यादा मात्रा में है, हीम होता है जिसमें, और दूसरा हमने कहा मायोग्लोबिन जो मसल फॉर्म में है, और तीसरा हमने कहा कि जो एंजाइम्स के द्वारा यूज़ किया जाता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है कि यहाँ क्या होगा, जो है साइटोक्रोम की फॉर्म के अंदर होगा। किसके अंदर होगा, साइटोक्रोम की फॉर्म क्यों होगा, यहाँ क्या होता है, साइटोक्रोम की फॉर्म में होता है, साइटोक्रोम। और यहाँ क्या होता है, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग चेन होती है, उनको बनाने के लिए क्या रहता है, ये काम में आता है। दूसरा हमारे पास था स्टोरेज फॉर्म का आयरन, और स्टोरेज फॉर्म के अंदर हमारे पास 2 तरीके के आयरन है, और वो कौन कौन सा है, तो 2 तरीके हैं। एक तो हमारे पास रहता है फेरिटिन, एक तो हमारे पास कौन सी फॉर्म है, फेरिटिन फॉर्म, और दूसरी फॉर्म हमारे पास है हीमोसिडेरिन फॉर्म। एक फॉर्म हमारे पास है फेरिटिन फॉर्म, दूसरी फॉर्म हमारे पास है हीमोसिडेरिन फॉर्म। और जो फेरिटिन है वो रहता है 2/3 पार्ट। फेरिटिन कितना है, 2/3 तो फेरिटिन होता है, और 1/3 जो रहता है वो हमारा कौन रहता है, हीमोसिडेरिन रहता है। तो स्टोरेज में 2 पार्ट हो गए, फेरिटिन एंड हीमोसिडेरिन। फंक्शनल में 3, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम। अब हम बात करते हैं आयरन के बारे में कि आयरन क्या है। तो आयरन की अगर बात करें, आयरन 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 क्या है, तो आयरन जो है ये क्या करता है, एनिमल प्रोडक्ट में यहाँ क्या होता है, हीम से फॉर्म होता है। तो हीम फॉर्म इन एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट में क्या करता है, ये हीम बनाता है ना। आयरन का बेसिक कंपोनेंट कौन है, हीम है। और अगर एनिमल प्रोडक्ट है तो वहाँ क्या होगा, ये हीम फॉर्म में होगा। और अगर प्लांट प्रोडक्ट है तो वहाँ कौन सी फॉर्म में होगा, इनऑर्गेनिक फॉर्म में होगा। तो आयरन जो है 2 फॉर्म में होता है, हीम फॉर्म, अगर एनिमल से लें तो हीम फॉर्म, और अगर प्लांट सोर्स अगर आप ले रहे हैं तो वहाँ आपको कौन सी फॉर्म मिलेगी, इनऑर्गेनिक फॉर्म मिलेगी, इनऑर्गेनिक फॉर्म इन प्लांट सोर्स। तो 2 तरीके की प्लांट प्रोडक्ट, तो 2 तरीके से हमें मिलता है। और एक तो क्या है, अगर हम एनिमल से ले रहे हैं तो हमें सीधा का सीधा हीम मिल गया, और अगर आप प्लांट प्रोडक्ट से ले रहे हैं तो आपको वहाँ क्या मिलेगा, इनऑर्गेनिक फॉर्म मिलेगी। और दोनों में अगर आपको पूछ लिया जाए कि सबसे बेटर कौन है, तो सबसे बेटर तो क्या है, जो बनी बनाई चीज़ मिले वही अच्छी होती है ना बनाने से। तो बनी बनाई कौन है, बनी बनाई हमारे पास क्या है, हीम है। तो यानी कि हीम जो है वो क्या होता है, बेस्ट प्रोडक्ट होता है, हीम इज बेस्ट प्रोडक्ट कंपेयर टू इनऑर्गेनिक। अगर आपको बोले कोई कि बेस्ट कौन है, तो बेस्ट तो भाई हीम ही है। पर अगर हमारे पास हीम नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में हमें क्या है, कोई इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर भी मिल जाए तो अच्छा है, कि ना मिलने से तो जो है कुछ मिल रहा है वही अच्छा होता है। पर अगर बेस्ट की बात करें तो कौन होता है, हीमोग्लोबिन है। और अब अगर हम बात करें कि इनका जो है बेस्ट क्यों है हीम, अब अगर हम बात करें कि हीम बेस्ट क्यों है, तो हमने कहा कि ये डायरेक्ट आयरन है। हीम बेस्ट क्यों है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्या है, आयरन है, और डायरेक्ट आयरन है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँ तो जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि आपने किसी पर्सन को क्या किया, 10 ग्राम हीम दिया, क्या दिया, 10 ग्राम क्या दे दिया, हीम दिया। और 10 ग्राम हीम दिया तो ये 10 ग्राम का क्या होगा, जो हमारी बॉडी में आयरन जो जाता है वो आयरन क्या है, उसका 10 से 20% ही अब्जॉर्ब हो पाता है। तो जैसे आपने क्या किया, उसको हीम दिया, तो ये क्या हो जाएगा, जो 10 ग्राम आपने दिया है, 10 ग्राम दिया, इसका मैक्सिमम कंपोनेंट, क्योंकि ये डायरेक्ट आयरन है, और ये क्या होगा, मैक्सिमम पार्ट जो इसका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। यानी कि टोटल 10 to 20% इसका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिल जाएगा।
10 से 20% पार्ट इसका एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन देता है। और इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है ना, मोर बायो अवेलेबिलिटी देखने मिलती है यहाँ। मोर बायो अवेलेबिलिटी, इसका बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होता है, यानी कि इसकी खपत कम होती है, बॉडी में एब्जॉर्ब ज़्यादा होता है, ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा तो ज़्यादा आयरन होगा बॉडी में, तो इसलिए बेस्ट तो कौन है, तो बेस्ट तो भाई हीम ही है। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। दूसरा हमने कहा जो इनऑर्गेनिक फॉर्म है, इनऑर्गेनिक फॉर्म क्या, तो इनऑर्गेनिक फॉर्म अगर आपने क्या लिया, सेम यही अगर 10 ग्राम लिया तो उसमें 1 से 2% ही क्या हो पाएगा, एब्जॉर्ब हो पाएगा। क्या होगा, 1 से 2% ही एब्जॉर्ब होगा। और इसका बायो अवेलेबिलिटी जो है वो क्या है, बहुत ही कम है, लेस बायो अवेलेबिलिटी। इसके बायो अवेलेबिलिटी जो है वो क्या है, बहुत ही कम है। तो बढ़िया कौन सा है, बढ़िया जो है वो हीम रहता है। अब बात आती है कि जो हम आयरन लेते हैं, क्या ये इतना का इतना आयरन जो है वो हमारी बॉडी में बच जाता है, क्या कहीं लॉस तो नहीं होता होगा इसका। तो अगर ऐसी बात करें तो हमारी बॉडी से जितना आयरन हम डेली लेते हैं उतना का उतना आयरन जो है वो हमारी बॉडी में नहीं रह पाता है। तो तो उसका क्या होता है, लॉस होता है। क्या होता है, हमारी बॉडी से आयरन जो है वो क्या होता रहता है, लॉस होता है, लॉस ऑफ आयरन फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी बॉडी से क्या होता है, आयरन का लॉस होता है कि जितना हमने लिया उतना का उतना स्टोर होके नहीं रहता है, उसमें से हमारी बॉडी में से खपत हो जाती है, उसकी लॉस हो जाता है। और लॉस की अगर बात करें तो एक मेल पर्सन के अंदर मैं बात करूं तो एक मेल पर्सन में डेली का 1 mg के आसपास जो है वो आयरन का लॉस होता है। 1 mg पर डे एक मेल पर्सन क्या है, आयरन का लॉस करता है, या मैं रेंज में बोलूँ तो 0.5 to 1 mg। वहीं मैं बात करूँ एक फीमेल की, वहीं मैं बात करूँ एक फीमेल की, तो फीमेल डेली का लगभग 1.5 mg जो है वो क्या करती है, आयरन का लॉस करती है। लगभग 1.5 mg पर डे जो है एक फीमेल आयरन का लॉस करती है, या मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो 1.5 से 2 mg तक भी आप बोल सकते हैं, है ना। तो हमारी बॉडी से आयरन का क्या है, लॉस भी होता है। और ये लॉस होता कौन कौन से रूट से है, तो रूट कौन कौन से रहते हैं, जैसे क्या है हमारा फीकल मैटर है। रूट कौन कौन से रहते हैं, तो रूट फीकल मैटर के थ्रू, फीकल मैटर है। इसके अलावा यूरिन के थ्रू भी कुछ मात्रा में, इसके साथ साथ स्वेट के थ्रू, है ना। और अगर फीमेल है तो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू। तो ये 4 रूट रहते हैं बेसिकली। और यहाँ से हमारा क्या होता है, ब्लड का लॉस होता है, इनसे हमारा हीम का लॉस होता है, यानी कि हमारी बॉडी से आयरन का लॉस होता है। तो हमने कहा कि हमारी बॉडी से एक मेल पर्सन है तो डेली का 1 mg यानी कि हाफ टू 1 mg, और एक फीमेल है तो उसमें 1.5 यानी कि मैक्सिमम आप बोलें तो 2 mg पर डे तक का भी क्या होता है, लॉस होता रहता है ना। 2 mg पर डे का क्या हो जाता है, डेली आयरन का लॉस होता है। अब हम बात करें कि जो आयरन को हमने कहा, ये तो बोला कि हम आयरन का हमारी बॉडी से लॉस होता है, और हमने कहा कि हीम जो है वो अच्छा प्रोडक्ट है, और जो है प्लांट सोर्स है वो थोड़ा अच्छा नहीं है। अब इनके बारे में अगर थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन देखें, हम इनको थोड़ा सा खोल के बात करें इनके बारे में कि हमारी बॉडी में ये आयरन जो है अगर हमने प्लांट सोर्स से लिया तो हमारी बॉडी में कैसे जाएगा, हमारी बॉडी में कहाँ जाएगा, और कहाँ जाके कैसे एब्जॉर्ब होगा। तो पहले अगर इसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो हमारी बॉडी में जो आयरन है ये एब्जॉर्ब कहाँ होता है। आयरन के एब्जॉर्प्शन की मैं बात करूं, आयरन एब्जॉर्ब कहाँ होता है हमारी बॉडी में, आयरन एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब कहाँ होता है, तो एब्जॉर्ब होता है स्टमक में। कहाँ होता है, स्टमक में। स्टोर कहाँ होता है, लीवर में। स्टोर कहाँ होता है, सॉरी, एब्जॉर्ब कहाँ होता है, तो एब्जॉर्ब होता है ड्यूडेनम में। कहाँ होता है, ड्यूडेनम में। स्टोर कहाँ होता है, लीवर में। और एब्जॉर्प्शन के लिए तैयार कौन करता है, प्रिपेयर फॉर एब्जॉर्प्शन, प्रिपेयर फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के लिए तैयार कौन करता है, तो तैयार करता है स्टमक। और अगर आपको बोले कि जो है आयरन जो है वो कौन सी फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्प्टिव फॉर्म कौन सी होती है इसकी, एब्जॉर्प्शन की फॉर्म कौन सी है, एब्जॉर्प्शन की फॉर्म की बात करूं तो एब्जॉर्प्शन की फॉर्म जो रहती है वो रहती है फेरस।
तो हमने कहा कि आयरन एब्जॉर्ब होता है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम इज फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका पहला पार्ट जो है उसको हम ड्यूडेनम का नाम देते हैं। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उस स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है। और 3 पार्ट कौन से? तो अगर मैं बात करूँ स्मॉल इंटेस्टाइन की तो 3 पार्ट है। एक पार्ट है ड्यूडेनम, एक पार्ट है जेजुनम और एक पार्ट है इलियम, या इसी को मैं बोल सकता हूँ टर्मिनल इलियम का नाम दे सकता हूँ। इसको टर्मिनल इलियम भी बोल देते हैं, इलियम भी बोल देते हैं। ड्यूडेनम में एब्जॉर्प्शन होता है आयरन का, जो आपका जेजुनम होता है यहाँ फोलिक एसिड का, और आपका इलियम जो है यहाँ पे विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है। ये तीनों के तीनों पार्ट जो है ज़रूरी रहते हैं, और यहाँ से इन कंपोनेंट का क्या होता रहता है? एब्जॉर्प्शन होता रहता है। तो हम कह रहे हैं कि हमने कहा कि आयरन एब्जॉर्ब कहाँ होता है, तो एब्जॉर्प्शन होता है किसके अंदर? ड्यूडेनम में। तैयार करता है इसको स्टमक, प्रिपेयर एब्जॉर्ब होके जाता कहाँ है? लीवर के अंदर। एब्जॉर्प्शन की फॉर्म कौन सी है? फेरस। और जो जब एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो एब्जॉर्ब करने के बाद इसको ड्यूडेनम से लीवर तक जो भेजा जाएगा वो कौन सी फॉर्म होगी? तो वो होगी ट्रांसफेरेटिन फॉर्म। वो कौन सी फॉर्म होगी? वो होगी ट्रांसफेरेटिन फॉर्म के अंदर इसको क्या किया जाएगा? भेजा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कैसे इसका एब्जॉर्प्शन होगा। ये एब्जॉर्ब होगा कैसे बॉडी में जाने के बाद? ये तो हमने कह दिया कि एब्जॉर्ब कौन करता है? ड्यूडेनम। स्टोर कौन करता है? लीवर। और जो है तैयार कौन करता है इसको? स्टमक। अब ये तैयार होगा कैसे, कौन जो है एब्जॉर्ब करेगा इसको, कैसे करेगा, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं हम। तो हम GIT सिस्टम का अगर डायग्राम बनाएं, ये आपका इसोफेगस है, स्टमक है, ये आपका ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद में नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा वो हमारा रहेगा जेजुनम। जेजुनम, जेजुनम के बाद आपका आएगा इलियम। इलियम जुड़ेगा सिकम के साथ में, ये आपका सिकम होता है, सिकम। और यहाँ से आपकी लार्ज इंटेस्टाइन जो क्या हो जाएगी? शुरू होगी। और यहाँ आपका कौन पड़ा रहता है? अपेंडिक्स पड़ा रहता है। तो इस तरीके का आपका कुछ GI सिस्टम का स्ट्रक्चर है। स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है। अब अगर हम बात करें इसके बारे में कि हमने क्या देखा, हमने कहा कि हमारा जो है GI सिस्टम है, और GI सिस्टम में हमने क्या बनाया? हमने जो है ये पर्सन का माउथ है, ये इसोफेगस है, दिस इज स्टमक, और ये जो रहता है ये हमारा क्या रहता है? ड्यूडेनम रहता है, ड्यूडेनम। अब क्या है कि ये जो पर्सन है, ये हमारा GI सिस्टम का स्ट्रक्चर है। अब हम यहाँ देखें कि हमारा जो ये जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है इसको हम थोड़ा सा जो है दोबारा से डायग्राम को जो है ड्रॉ करेंगे। इस पार्ट्स को हम थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि हमें जो है यहाँ देखने में आसानी रहेगी इस प्रोसेस को। है ना? तो ये हमने बना लिया ड्यूडेनम। ये हमारा है जेजुनम।
नीचे की तरफ इलियम है। ये हमारा स्टमक रहता है। स्टमक जो है इसकी दो सरफेस होती है। एक जो है ये वाली जो सरफेस है इसको हम बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर। ये वाला जो सरफेस है ये आपका रहता है ग्रेटर कर्वेचर। और ये जो अंदर वाली साइड है इसको हम बोलते हैं लेसर कर्वेचर। इसके अलावा जो है अगर पार्ट्स की बात करें तो ये वाला पार्ट जो है ये रहता है फंडस। ये यहाँ जो है ये बॉडी, यहाँ जो है ये जो है पाइलर्स एंट्रम वाला स्पेस रहता है ना। तो ये पार्ट्स रहते हैं आपके स्टमक के। और ये जो है ये कार्डिया वाला पार्ट रहता है। चार पार्ट होते हैं स्टमक के, है ना। तो ये इसको हम बोलते हैं कार्डिया या कार्डियक स्फिंक्टर है। इसके अलावा जो है 2 नंबर पे आपका फंडस है, तीसरा जो आपका बॉडी, और चौथा आपका क्या रहता है पाइलोरी स्फिंक्टर या पाइलोरस वाला पार्ट रहता है। अब हम बात करें कि जो हमारे पास ये हमने क्या बना लिया, हमने जीआई सिस्टम का डायग्राम बनाया और हमने कहा ये हमारे पास क्या है ड्यूडेनम है, ये हमारे पास ड्यूडेनम है, स्टमक है और ये पर्सन है। अब क्या है कि हमने क्या किया है, इस पर्सन को क्या किया आपने ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर जो है वो आयरन पिलाया। क्या पिलाया? इन ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर क्या पिलाया? आयरन दिया। और जब आपने इसको इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर आयरन दिया तो ये आयरन कहाँ पहुंचा? ये आयरन पहुंचा इसके स्टमक में। कहाँ पहुंचा? ये आयरन पहुंचा इसके स्टमक में। और स्टमक में पहुंचा कौन सी फॉर्म के अंदर? ये गया Fe3+। और Fe3+ कौन होता है? तो Fe3+ होता है फेरिक। कौन होता है? Fe3+ होता है फेरिक। ये फेरिक फॉर्म में पहुंचा। फेरिक फॉर्म में जब ये गया तो हमने कहा कि हमारी बॉडी में स्टमक इसको क्या करता है? एब्जॉर्प्शन के लिए तैयार करता है। क्या करता है? स्टमक इसको एब्जॉर्प्शन के लिए तैयार करता है। तो स्टमक ने देखा कि हम Fe3+ तो एब्जॉर्ब ही नहीं होता, एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होता है? तो एब्जॉर्प्शन की फॉर्म हमारी कौन है? Fe2+। तो स्टमक के अंदर क्या है, यहाँ से इसको कहाँ भेजा गया? इस ड्यूडेनम में भेजा गया। और ड्यूडेनम में बोला गया कि भाई ये Fe3+ फॉर्म में आ रहा है जो कि हमारे लिए कंपेटेबल नहीं है। तो जैसे ही Fe3+ फॉर्म के अंदर आया तो यहाँ इसके लिए कौन सा हार्मोन आ गया? इसके लिए एक नया हार्मोन रिलीज किया गया था। और उस हार्मोन का, या हम बोल सकते हैं एक एंजाइम है जिसका नाम है फेरो रिडक्टेज एंजाइम। क्या नाम था? फेरो रिडक्टेज एंजाइम। वो एंजाइम क्या था? वो एंजाइम था फेरो रिडक्टेज एंजाइम। और उस फेरो रिडक्टेज एंजाइम ने क्या किया? फेरो यानी कि फेरिक यानी कि आयरन, रिडक्टेज यानी कि कम किया, एंजाइम जो कम ऐसा काम करता है। और उस एंजाइम ने क्या कर दिया? इस एंजाइम ने इस Fe3 को तोड़ा और तोड़ के किस में बदल दिया? Fe2+ में बदल दिया। किस में बदल दिया? Fe2+। और यही तो हमें चाहिए था, क्योंकि हमने तो कहा था कि Fe2+ यानी कि फेरस जो है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्बेबल फॉर्म रहता है। और यहाँ क्या बना दिया गया? Fe2+। और यहाँ क्या पड़ी थी हमारी जो है इस ड्यूडेनम के सेल पड़ी थी जहाँ पे ये सारा प्रोसेस हुआ। और यहाँ से अब क्या कर दिया जाएगा? इसको एब्जॉर्प्शन के लिए भेज दिया जाएगा। तो यहाँ क्या किया? इसने Fe2+ बना दिया। किसने? हमारे स्टमक ने ये क्या कर दिया? Fe2+ बनवाया। और ये जो है अब क्या है, ये फेरो रिडक्टेज एंजाइम यहाँ से हमारी ड्यूडेनम की सेल से होते हुए कहाँ चले जाएंगे? तो ये जो है आगे ब्लड वेसल्स के अंदर, यहाँ से क्या है ब्लड वेसल निकलेगी। यहाँ से क्या निकलेगी? ब्लड वेसल निकलेगी। और उन ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या कर दिया जाएगा? इनको ब्लड में डाल दिया जाएगा, है ना। तो ये हमारी क्या है? ये सेल है, ड्यूडेनम की सेल रहती है। कौन सी सेल होती है ड्यूडेनम में? तो ड्यूडेनम की सेल का नाम, ड्यूडेनम में एक स्पेशल सेल होती है और उस सेल का नाम होता है ब्रूनर सेल। अब क्या है कि यहाँ हमारे पास क्या बन गया? फेरो रिडक्टेज फेरस बन गया है। अब यहाँ से क्या किया जाएगा? ये जो फेरस है ये क्या करेगा? क्या किया जाएगा? तो यहाँ से कुछ मात्रा में जो आयरन है, यहाँ क्या होंगे? रिसेप्टर लगे होंगे। यहाँ क्या लगे होते हैं? रिसेप्टर लगे होते हैं। इस तरीके से यहाँ क्या बने रहते हैं? रिसेप्टर बने रहते हैं। इस तरीके से यहाँ क्या बने होते हैं? इन सेल के ऊपर रिसेप्टर बने होते हैं। और ये रिसेप्टर क्या है? यहाँ से जो है ये लगातार जो ब्लड चलता है इसके कांटेक्ट में रहते हैं। ये लगातार किसके कांटेक्ट में रहते हैं?
ये इस ब्लड के कांटेक्ट में रहते हैं, इसके अंदर क्या चल रहा है, ब्लड चल रहा है, तो ये ब्लड के कांटेक्ट में रहते हैं। और जैसे क्या है, इनको पता रहता है कि बॉडी में आयरन जो है वो चाहिए कि नहीं। तो अगर क्या है बॉडी में अगर क्या है आयरन की ज़रूरत है, तो यहाँ से इस Fe2+ को क्या है इसके अंदर डाल दिया जाएगा और ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये ब्लड वेसल में। अगर बॉडी में ज़रूरत नहीं है तो फिर क्या है, तो फिर यहाँ एक एंजाइम काम करेगा। क्या काम करेगा, एक एंजाइम है जो काम करेगा, और उस एंजाइम को हमने नाम दिया एपोफेरेटिन। क्या नाम दिया, एपोफेरेटिन। अगर यहाँ क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है, इफ़ आयरन लेवल इज कंप्लीट इनटू ब्लड, अगर आयरन लेवल ब्लड के अंदर कंप्लीट है तो यहाँ से क्या होगा, एपोफेरेटिन एंजाइम आएगा। क्या आएगा, एपोफेरेटिन एंजाइम आएगा। और ये एपोफेरेटिन एंजाइम क्या करवाएगा, तो एपोफेरेटिन एंजाइम कन्वर्ट फेरस इंटू फेरिटिन। किसके अंदर, जो फेरस है उसको किस में बदल देगा, फेरिटिन में बदल देगा। और इस फेरिटिन को क्या है जो है कहाँ भेज दिया जाएगा, स्टोर कर दिया जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा, स्टोर इनटू लीवर। क्योंकि हमने कहा था कि जो स्टोरेज फॉर्म है वो कौन है, फेरिटिन है। ट्रांसफर फॉर्म जो है वो ट्रांसफेरिटिन है। एब्जॉर्बेबल फॉर्म जो है वो कौन है, फेरस है। और जो इनऑर्गेनिक यानी कि प्लांट सोर्स से जो मिलता है वो कौन है, फेरिक है। और अगर हमें क्या है ब्लड के अंदर अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर क्या होगा, बॉडी में हमारी ये जो सेल है, इन सेल से क्या रिलीज होगा, एपोफेरेटिन एंजाइम रिलीज होगा। एपोफेरेटिन फेरस को फेरिटिन में बदलेगा, और फेरिटिन जो है वो आयरन को स्टोर कराएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जब हमने क्या किया, हमने बोला कि अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो यहाँ इसको क्या कर दिया जाएगा, सीधा का सीधा ब्लड में डाल दिया जाएगा। अब जब इसको क्या करेंगे, ब्लड के अंदर डालेंगे, तो ब्लड में डालने के लिए यहाँ एक प्रोटीन काम करता है। क्या है, ब्लड में डालने के लिए यहाँ क्या होगा, एक प्रोटीन काम करेगा जो क्या करेगा, इसको ट्रांसफर करवाएगा। हमने कहा कि जब जो है अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको क्या करेंगे, स्टोर करवाएंगे। अब स्टोर करने के लिए इसको कहाँ से भेजा, तो कहाँ से जाएगा, ब्लड के रास्ते से ही जाएगा। कहाँ से भेजा जाएगा, इस ब्लड के रास्ते से भेजा जाएगा। और जब इसको इस ब्लड के रास्ते से भेजेंगे, इस फेरिटिन को जब कहाँ से भेजेंगे, ब्लड के रास्ते से भेजा जाएगा। जब इस फेरिटिन को कहाँ से, ब्लड के रास्ते से कहाँ भेजा जाएगा, लीवर के पास में। लीवर के पास में भेजा जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो है हमारे पास कौन होगी, एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है। जो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड ट्रैवल कर रहा है, इस ब्लड में एक स्पेशल प्रोटीन चलती रहती है। कौन चलती है, एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन घूमती रहती है। और उस प्रोटीन का नाम क्या है, एक स्पेशल क्या चलती रहती है, प्रोटीन। उस प्रोटीन को जैसे मान लीजिएगा हमने इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, शो किया। ये क्या है, हमारी जो स्पेशल प्रोटीन है ना। और अब क्या होगा, ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या करेगी, इस प्रोटीन के साथ में ये जो हमारा फेरिटिन जो आएगा, ये फेरिटिन इस प्रोटीन के साथ में बाइंड हो जाएगा। फेरिटिन आया और फेरिटिन आके क्या हो जाएगा, इसके साथ में यहाँ बाइंड होगा। इसके साथ में क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। और ये प्रोटीन अब क्या करेगी, तो ये प्रोटीन जो है इसको जो है ट्रांसफ़र करवाने का काम करेगी। जिस प्रोटीन के साथ में जहाँ आयरन कनेक्ट होता है, जैसे क्या है एक प्रोटीन है और ये दूसरी प्रोटीन है, तो यहाँ जिस प्रोटीन के साथ में आयरन जुड़ा हुआ होता है उस प्रोटीन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड प्रोटीन। क्या बोलते हैं, जिसके साथ में आयरन बाइंड नहीं है, आयरन नॉट बाइंड, उस प्रोटीन को नाम दिया जाता है अनसैचुरेटेड प्रोटीन। उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड प्रोटीन। और जिसके साथ में आयरन कनेक्टेड होता है उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड प्रोटीन। उसको क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं सैचुरेटेड प्रोटीन। तो यहाँ क्या हो गया,
हमारे पास प्रोटीन थी और उस प्रोटीन ने क्या करवाने का काम कर रही थी, वो प्रोटीन क्या करती, आयरन को बाइंड करती और आयरन को बाइंड करके क्या करने का काम कर रही थी, ट्रांसफर करने का काम कर रही थी। और ये ट्रांसफर करने का काम करती तो इसने क्या किया, जिस प्रोटीन पे आयरन जुड़ा होता उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड प्रोटीन, और जिस पे नहीं जुड़ा होता था उसको हम बोल देते थे अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड प्रोटीन, है ना। तो जो अनसैचुरेटेड प्रोटीन होती है वो कितनी होती है, तो ऐसे नहीं है कि यहाँ जो है जैसे आयरन आया जुड़ता चला गया। तो यहाँ क्या है कि जो 1/3 मात्रा जितनी प्रोटीन, जैसे मान लीजिए अगर 100 मॉलिक्यूल प्रोटीन की है तो उसमें से 1/3 यानी कि 33 मॉलिक्यूल जो है वो अनसैचुरेटेड प्रोटीन के होंगे, और 66 मॉलिक्यूल जो होंगे वो किसके होंगे, वो हमारे सैचुरेटेड प्रोटीन के होंगे। किसके होंगे, सैचुरेटेड प्रोटीन के होंगे। और एक प्रोटीन के साथ में कितने, तो 2 आयरन के मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं। कितने, एक के साथ में एक प्रोटीन क्या करती है, प्रोटीन बाइंड 2 आयरन मॉलिक्यूल, बाइंड 2 आयरन मॉलिक्यूल। एक प्रोटीन के साथ में 2 आयरन के मॉलिक्यूल जो है वो क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। और उसके बाद जैसे आयरन यहाँ बाइंड हो गया उसको हमने क्या बोल दिया, सैचुरेटेड प्रोटीन बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया, सैचुरेटेड प्रोटीन बोला। अब ये क्या है, ये जो प्रोटीन है ये कहाँ जाएगी, तो ये इसने कहाँ जाना है, ब्लड के अंदर जाना है। कहाँ जाना है, ब्लड के अंदर जाना है, और ब्लड के अंदर सॉरी लीवर के अंदर पहुंचना है, और वहां जाके इस आयरन को क्या करवाना है, स्टोर करवाना है। क्या कराना है, आयरन को स्टोर करवा। तो क्या होगा, यहाँ से हमने क्या कि प्रोटीन के साथ कनेक्ट हुआ, और अब क्या है कि ये ब्लड में जाएगा और जाके वहाँ क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। तो फिर क्या होगा, जो प्रोटीन हमारी क्या होगी थी, सैचुरेटेड होगी। और जो है हमने कहा कि यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ब्लड जो है सर्कुलेट होता हुआ कहाँ पहुँचेगा, लीवर के पास में, और क्या कर देगा, ये जो है आयरन जो है ये कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, ये जो है लीवर के अंदर जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो हमारा हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, वो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, अगर उसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो क्या है कि जैसे हमने कहा कि यहाँ से हमारे पास ये जो ब्लड है कहाँ था, ब्लड वेसल में, है ना। अगर हम थोड़ा सा बात करें कि जो हीमोग्लोबिन है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, अगर ऐसा थोड़ा सा बात करें तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है, ये जो ब्लड यहाँ क्या हो गया था, हमारे पास स्टोर हुआ। ब्लड जो हमारे पास स्टोर हुआ ये कहाँ पहुँचेगा, हमारे बोन मैरो में पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा, बोन मैरो में पहुँचेगा। और ये बोन मैरो में जाके क्या करवाएगा, तो बोन मैरो में जाके वहाँ क्या है, जो हमारे बोन मैरो में आयरन है और उसके साथ साथ क्या है, प्रोटीन है। तो ये क्या होगा, ये कहाँ पहुँचेगा, बोन मैरो में। ये क्या है, बोन मैरो है। ये हमारा बोन मैरो है। अब क्या हुआ, यहाँ क्या हो गया, ये प्रोटीन जो है ब्लड के थ्रू घूमता हुआ कहाँ पहुँच गया, जो हमारी प्रोटीन है ये कहाँ पहुँच गई है, इस बोन मैरो में पहुँच गई है, इस बोन मैरो में पहुँच गई। इस पे ये क्या है, दो जो है ये क्या है, फेरस के मॉलिक्यूल है, आयरन के मॉलिक्यूल है, और ये हमारी प्रोटीन है। और इस बोन मैरो के अंदर क्या है, सेल है। इस बोन मैरो में क्या है, इसकी सेल है खुद की। तब ये क्या करेगा, ये जो बोन मैरो है ये क्या करेगा, इसको जो है पिनोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या करेगा, पिनोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू कहाँ ले लेगा, इसको अपने अंदर ले लेगा। क्या करेगा, पिनोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू, यहाँ क्या होगा, पिनोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा। पिनोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा। पिनोसाइटोसिस का मतलब क्या है, आपने सुना होगा फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, है ना। तो यहाँ क्या होगा कि ये जो सेल है, सेल कौन सी है, तो यहाँ जो ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनाई जा रही है ना, बोन मेरो, और बोन मेरो में क्या बनता है आपका, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इनका फॉर्मेशन जो है वो कहाँ होता है, बोन मेरो के अंदर होता है। तो यहाँ क्या है, ये आरबीसी बन रही है, और हम कह रहे हैं कि आरबीसी में कैसे पहुँचता है आयरन, उसकी बात हम थोड़ी सी कर रहे हैं। तो हमने कहा कि हमारे पास ये प्रोटीन थी, और ये प्रोटीन कहाँ पहुंची, ब्लड के अंदर, और इस पे जो है 2 आयरन के मॉलिक्यूल लगे हुए थे। तो ये क्या हुआ कि ये जो सेल है, कौन सी सेल, आरबीसी वाली सेल है, ये आरबीसी वाली सेल है। तो इसने क्या किया, जैसे ये पहुंचा तो इसने सोचा कि ये कोई नया मटेरियल है ना, कोई हो सकता है कोई बाहर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा,
और इसने क्या किया, पिनोसाइटोसिस या मैं बोलूँ एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू, यानी कि इसको क्या किया, अपने अंदर इनगल्फ कर लिया। क्या कर लिया है, अपने अंदर इनगल्फ करता है। तो आप कह सकते हैं एंडोसाइटोसिस बोले ज़्यादा अच्छा होगा, यानी कि एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू ये इसको क्या करती है, अपने अंदर ले लेते हैं। क्या कर लेंगे, अपने अंदर ले लेंगे। और जब आपने अंदर ले लिया तो यहाँ क्या हो गया, इस तरीके का जो है ये जो आपकी सेल थी, और इसमें ये क्या हो गए, दो मॉलिक्यूल जो वो क्या हो गए, आयरन के और जुड़ गए। क्या हो गया, दो मॉलिक्यूल आयरन के जुड़ गए, और एक इसमें क्या आ गई, प्रोटीन आ गई। एक इसमें क्या आ गई, प्रोटीन आ गई। तो दो मॉलिक्यूल आयरन के और एक प्रोटीन की, और इसने अब क्या कर लेगी, तब ये जो आपका आरबीसी है ये क्या कर लेगी, प्रोटीन तो हमारी बॉडी में काम आती रहती है, तो ये क्या करेगी, इस प्रोटीन को वापस बाहर डाल देगी। क्या कर देगी, प्रोटीन को वापस से बाहर डाल दिया जाएगा। प्रोटीन सेंट आउट, और आयरन जो है ये क्या रहेगा, आयरन इनसाइड, आयरन अंदर की तरफ क्या रहेगा, बना हुआ रहेगा, आयरन अंदर बना रहेगा। तो क्या हो गया, यहाँ क्या कर दिया गया, इसने जो है सेल ने क्या कर लिया, आयरन अंदर लिया और प्रोटीन बाहर छोड़ दी, और इस तरीके से हमारी आरबीसी के अंदर क्या हो गया, आयरन पहुंच गया। और इसको हमने क्या नाम दिया, हीम नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, हीम। और ये आरबीसी के अंदर क्या हो गया, आयरन जो है वो पहुंच गया है ना। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी में जो है आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है, आयरन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आयरन का स्टोरेज होता है ना। सारी बातें हमने की कि आयरन स्टोर कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, और आयरन ब्लड के अंदर कैसे पहुंचता है, हमारी आरबीसी में आयरन कैसे भरा जाता है ना। इसके साथ साथ क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर भी आयरन का स्टोरेज होता है। कहाँ होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या रहता है, आयरन का स्टोरेज होता है। तो आयरन में भी जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ भी क्या होता है, आयरन का स्टोरेज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है कि यहाँ क्या होता है, हमारी बॉडी में जो एंजाइम है ना, हमारी बॉडी में एंजाइम रहते हैं। और एंजाइम कौन सा, तो एक होता है सक्सिनाइल को एंजाइम। क्या है, एक होता है सक्सिनाइल को एंजाइम, और एक होता है ग्लाइसिन एंजाइम। क्या होता है, एक होता है ग्लाइसिन एंजाइम, सक्सिनाइल को एंजाइम और ग्लाइसिन एंजाइम। ये दोनों क्या करते हैं, तो ये दोनों क्या करते हैं, यहाँ ए के दो मॉलिक्यूल लेते हैं। क्या करते हैं, जो ए उस ए के दो मॉलिक्यूल को जोड़ते हैं, और दो मॉलिक्यूल उनके, और उसके साथ साथ एक जो है वो क्या होता है, आयरन। एक क्या होता है, आयरन का मॉलिक्यूल। दो क्या हो गए, ए के मॉलिक्यूल, और एक जो है क्या करते हैं, ये आयरन का मॉलिक्यूल जोड़ते हैं। तो या क्या हो गया, इन्होंने एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्या बना लेते हैं, इस तरीके से एक रिंग बनाते हैं। और इनके बीच में यहाँ क्या जुड़ता है, आपका आयरन जुड़ता है। कौन जुड़ता है, यहाँ बीच में आपका आयरन जोड़ देते हैं। इनके बीच में क्या भर दिया जाता है, आयरन भर दिया जाता है। तो चारों तरफ तो क्या होती है, चार तो यहाँ क्या रहते हैं, ए के मॉलिक्यूल होते हैं, और ये चारों ए के मॉलिक्यूल जो है ये चारों के चारों क्या बनाते हैं, पायरल रिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पायरल रिंग बना देते हैं। और जो है बीच में क्या कर दिया जाता है, इसके सेंटर में क्या भर दिया जाता है, आयरन भर दिया जाता है। क्या भर दिया जाता है, आयरन भर दिया जाता है। और इस तरीके से ये क्या आपका, ये आपका हीम, और जो है यहाँ क्या भरा हुआ है, साथ में ये जो चारों तरफ जो है ये आपके पोरफायरिन पिगमेंट है। ये क्या है, आपके पोरफायरिन पिगमेंट है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, आपका आयरन होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, वहां से ही क्या बनाया जाता है, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। और उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कैसे बनता है। तो हमने कहा कि वहाँ दो एंजाइम होते हैं, सक्सिनाइल को एंजाइम और ग्लाइसिन, दोनों मिलके चार मॉलिक्यूल ए के काम लेते हैं, है ना। दो और दो, चार मॉलिक्यूल ए के काम में लिए जाते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ क्या काम में लिया जाता है, तो इसके साथ साथ यहाँ क्या करते हैं हम, जो है
प्रोटोपोरफायरिन जो है यानी कि जो पायरोल रिंग वाले मॉलिक्यूल होते हैं, 4 मॉलिक्यूल, उनको जोड़ा जाता है और इनको जोड़ के इनको बीचों बीच जो है क्या भर दिया जाता है, आयरन भर दिया जाता है, या मैं बोल सकता हूँ हीम, आयरन बोले यहाँ ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आयरन भरेंगे और आयरन भरने के बाद इसके साथ में क्या भर दी जाती है, प्रोटीन भर दिया जाता है। साथ में क्या भर दिया जाता है, प्रोटीन भर दिया जाता है। और इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारा हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। और ये हीमोग्लोबिन जो है ये किसके द्वारा फॉर्म करता कौन है, तो ये एमआरएनए बनाता है। कौन बनाता है, एमआरएनए के द्वारा इसका क्या किया जाता है, फॉर्मेशन। और ये जो पोरफायरिन पिगमेंट होता है आपका, ये क्या करता है, इसको जो है रेड कलर देने का काम करता है। पोरफायरिन पिगमेंट का काम क्या होता है, तो ये क्या करता है, रेड कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसलिए जब क्या होगा, ये जाके किसके साथ, आरबीसी के अंदर जाके जुड़ेगा, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है ये कहाँ जाएगा, आरबीसी के अंदर जाके फिक्स होगा। तो ये हीमोग्लोबिन क्या कर देगा, आरबीसी के कलर को रेड कर देगा। क्या कर देगा, गिव रेड कलर टू आरबीसी, गिव रेड कलर टू आरबीसी, आरबीसी को लाल रंग देगा। बिकॉज बिकॉज दे आर पोरफायरिन पिगमेंट है प्रेजेंट। यहाँ क्या होता है, पोरफायरिन पिगमेंट होता है। और इस पोरफायरिन पिगमेंट की वजह से क्या होगा, जो हमारी आरबीसी है वो कैसी हो जाएगी, लाल रंग की हो जाएगी। आरबीसी का रंग कैसा हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से क्या है, हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, जो हमारा आयरन है उसका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, उसका जो है एब्जॉर्प्शन, है ना, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन, ये सारा का सारा स्टेप जो हमारा देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कुछ जो है कारण रहते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर रहते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करवाते हैं, आयरन की कमी करवाते हैं। उसके बारे में पढ़ेंगे। कारण, कोज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्या, कोज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। कोज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के कारण क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।